हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जॉन पटना पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे और फिर डिटेल्स में चलेंगे। तो काइनेटिक्स वर्ड कहां से ड्राइव हुआ? एक ग्रीक वर्ड था काइनेसिस। ग्रीक वर्ड था काइनेसिस जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि काइनेटिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रिलेटेड टू मूवमेंट, स्पीड, रेट। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे कि हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है अंडर द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स या व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ हम कहेंगे स्टडी ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ स्टडी करेंगे रिएक्शन के रेट की एंड देयर मैकेनिज्म की, उनका मैकेनिज्म क्या है। अब थोड़ा सा हम इसको रिलेट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता था? थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता था कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता था। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमें केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगा? वेयरएज केमिकल काइनेटिक्स में बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को इन शॉर्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये बताएगा कि वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। बट केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगा कि रिएक्शन जो होगी उसकी रेट कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसके बारे में बताएगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। एक एग्जांपल लेंगे। अब अगर बात की जाए कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। अब जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे ताकि आपको ये लाइन क्लियर हो जाए कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है और केमिकल काइनेटिक्स और दोनों को कैसे मैं कोरिलेट करूंगा। सो जब डायमंड एंड ग्रेफाइट के कन्वर्जन की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ क्या कहेगा? देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो एज वी नो वेरी वेल दैट कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक रूल पढ़ा था गिब्स का। गिब्स ने हमें क्या कहा था कि सिर्फ दो कंडीशन, अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी शुड लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए और एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको हम इसमें इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अभी बात चल रही है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि 3D स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद नहीं है 10th क्लास का स्ट्रक्चर है तो फिर भी आप इन जनरल गेस कर सकते हैं कि डायमंड बहुत हार्ड सब्सटेंस है। इनफैक्ट अभी तक हम जितना जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा। और ग्रेफाइट पेंसिल में यूज किया जाता है तो आराम से टूट जाता है, तो ग्रेफाइट थोड़ा वीक है। तो 3D की जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ी टफ होगी और 2D की स्ट्रक्चर रिलेटिवली वीक होगी। टफ चीजों में और वीक चीजों में एंट्रोपी कहां पे ज्यादा होगी? ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बहुत बार बेसिक्स में भी बताया है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, डिपेंड ऑन देयर इंटरमोलिक्यूलर। जब बिल्कुल पास पास में रहेंगे तो सॉलिड, थोड़े से गैप रहेंगे तो लिक्विड और बहुत गैप रहेंगे तो गैस। तो ये होगा सॉलिड, ये होगा लिक्विड, ये होगा गैस। अब अगर ध्यान से आप एंट्रोपी की बात की जाए, रैंडमनेस, तो रैंडमनेस सॉलिड में बहुत कॉम्पैक्ट होने के कारण मूवमेंट रैंडमनेस कम है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। और लिक्विड और गैस के कंपेयर की जाए तो इनके गैस के मॉलिक्यूल से इनके गैस मॉलिक्यूल्स में गैप ज्यादा है तो इनके रैंडमनेस ज्यादा है।
सिमिलर फैशन में डायमंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और ग्रेफाइट थोड़ा सा लूजली वीक है, तो इससे ज्यादा इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस होगा और ये डेल्टा एस होगा, किसकी डेल्टा एस ज्यादा होगी, तो हम मूव कर रहे हैं डेल्टा एस ग्रेटर की तरफ, क्योंकि इनमें इनकी एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है, इनमें इनके रैंडमनेस ज्यादा है, तो रैंडमनेस ज्यादा ग्रेटर देन 0। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स तो हमें बोल रहा है कि यू कैन प्रोसीड टू दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये रिएक्शन हो जाएगी, ये सब चीज आपको जानने की लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए तो काफी है। तो थर्मोडायनेमिक्स ने क्लियर कर दिया है स्ट्रक्चर से कि मैं 3D हूं, मैं टफ हूं, आप 2D हैं, आप थोड़े वीक हैं, आपकी एंट्रोपी से मेरी एंट्रोपी विथ रेस्पेक्ट टू कम है, और ग्रेफाइट सिंस इसमें थोड़े से लूजली बाउंड है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इतना नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, इनकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जब इनकी एंट्रोपी ज्यादा है तो एंट्रोपी जब ग्रेटर देन 0 होगी तो वो वाली फेनोमेनन होगी, तो डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन होगा। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स डेटा इंडिकेट्स दैट डायमंड सेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट, डायमंड सेल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे। अब बच गई बात केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है, देखिए केमिकल काइनेटिक्स इन शॉर्ट। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या कहना है, रेट बताना है। अब पता है कि ये जो डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन होगा, इसका रेट ऑफ कन्वर्जन इतना स्लो होगा, इसका रेट ऑफ कन्वर्जन इतना स्लो होगा कि उसके चेंज को हम परसेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लिख लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ने बोला है कि कन्वर्जन हो जाएगा डायमंड से ग्रेफाइट का, बट केमिकल काइनेटिक्स क्या कर रहा है, बट इन रियलिटी अब ये क्या कह रहा है कि रियलिटी में जो इनके कन्वर्जन के रेट्स हैं, द रेट ऑफ कन्वर्जन इज सो स्लो, वो इतने ज्यादा धीमे है रेट ऑफ कन्वर्जन कि दैट द चेंज इज नॉट, और यहां से ध्यान देंगे नॉट परसेप्टेबल, PERCETIBLE, आई गेस आपको बोर्ड में ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका कि रिएक्शन तो बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स भी होगा, बट इन रियलिटी इनके रेट्स इतने ज्यादा स्लो है, स्लो SLOW, देखिए रेट्स इतने ज्यादा स्लो हैं कि रियलिटी में उनके चेंज को हम परसेप्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, हो सकता है कि डायमंड से ग्रेफाइट को कन्वर्ट होने में 1000 साल लग जाए फॉर एग्जांपल। तो थर्मोडायनेमिक्स ने तो कह दिया ओके डन, बट केमिकल काइनेटिक्स में रेट इतनी स्लो है कि हम अपने लाइफ स्पैन में भी उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए प्रैक्टिकली इनका कन्वर्जन नो है। बात को आप समझ सकते होंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने सिर्फ अपने दो डेटा को देखा, डेल्टा जी डेल्टा एस, जो प्रूफ हो गया, बोला कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट करेगा, बट कितने साल में करेगा। केमिकल काइनेटिक्स कह रहा है कि मैं रेट नापूंगा, रेट इतना ज्यादा स्लो है, 1000 साल लग रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली नो है। तो ये डिफरेंस है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में और केमिकल काइनेटिक्स में। अब इन डिफरेंस के बाद हम कह सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें रेट बहुत स्लो है, कुछ केमिकल रिएक्शन के रेट बहुत फास्ट होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन मॉडरेट होंगे। तो इसी से हम कंक्लूड करेंगे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। क्या कंक्लूड करेंगे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट। तो ये सबको क्लियर है। अब क्योंकि जैसा रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा पलक झपकाते ही, कोई रिएक्शन 1000 साल में हो रहा है, कोई एक दिन में होगा, हर रिएक्शन का अलग अलग रेट होगा। अब जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रेट होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट अब क्या करेंगे, इनके रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को हम डिवाइड कर देंगे। केमिकल रिएक्शन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
क्लियर है? तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इन शॉर्ट केमिकल काइनेटिक्स में हमें रेट के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स हमें फिजिबिलिटी बताता था रिएक्शन होगी कि नहीं, केमिकल काइनेटिक्स बताता था कि होगी तो स्पीड क्या होगी। एग्जांपल लिया डायमंड ग्रेफाइट का, डायमंड 3D में है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट थोड़ा वीक है 2D में है, इसलिए एंट्रोपी में इसके कम रेंडमनेस है, इसमें रेंडमनेस ज्यादा, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि रिएक्शन कैन हैपन, ये रिएक्शन होगी। बट केमिकल काइनेटिक्स में चेक किया तो रियलिटी में रिएक्शन हो रही है हजारों साल में, तो स्पीड इतना कम है कि इसके चेंज को हम परसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट द चेंज कैन नॉट बी परसेप्टेबल। तो इसने कहा कि रिएक्शन हो रही है बट प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकली हमारे लिए नो ही है। तो अब इससे ये प्रूफ मिला कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट रेट, हर केमिकल रिएक्शन की अपनी एक अलग अलग रेट है, और उन रेट के बेसिस पे हमने टोटल केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। तो अब मैं इस बोर्ड को रब करूंगा और उन 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो 3 टाइप्स क्या है। तो हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ rate, chemical reaction are broadly categorized into 3 types। क्लियर है? तो 3 टाइप में हमने इनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया या क्लासिफाई कर दिया। तो वो 3 टाइप क्या क्या है, तो मैं आपको पहले ही सेक्शन बना देता हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये 3 टाइप रहेंगे हमारे, सब में हम 1 1 1 करके पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा वो देखिए, फर्स्ट टाइप हमारा होगा वेरी फास्ट रिएक्शन। आई होप आपको यहां तक दिख रहा है। वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या होगा, वेरी स्लो। और थर्ड टाइप क्या होगा, 1 बाय 1 तीनों को पढ़ लेंगे, अभी लिस्टिंग कर देता हूं। तो सेकेंड टाइप हो जाएगा हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, और थर्ड टाइप हो जाएगा ना फास्ट ना स्लो, दोनों के बीच में मॉडरेट रिएक्शन, या इंटरमीडिएट भी कहते हैं इसको। तो पहले आप समझ लीजिए, मैंने जो अभी प्रीवियस आपको पढ़ा है उसमें बोला कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट रेट होते हैं, और इन रेट के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। तो पहला टाइप हो गया वेरी फास्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो, एंड द लास्ट वन इज द मॉडरेट और इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो मतलब क्या है, अब हम 1 बाय 1 समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी फास्ट? तो नाम से क्लियर है, वेरी फास्ट का मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमें रिएक्शन चाहिए, मतलब जस्ट मिक्स द रिएक्टेंट, just mix the reactants and get the product, just mix the reactant and product will form, मतलब दोनों के बीच में टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। जनरली जो आयनिक स्पेसीज होती हैं, जनरली जो आयनिक स्पेसीज होती हैं वो इस टाइप के रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, why? Because the ionic species are involved in this kind of reaction। और इन रिएक्शंस की रेट कितनी फास्ट रहती है वो देखिए, 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 सेकेंड, इतना फास्ट। सो 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 16 सेकेंड। अब ये रिएक्शन इतना फास्ट रहते हैं, ये इतने फास्ट रहते हैं कि इनको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। सो हम कह सकते हैं कि सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the rate of reaction। क्लियर है?
तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है डबल एस, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है। तो हमने बोला कि ये फास्ट रिएक्शन है। फास्ट का मतलब इंस्टेंट, जैसे रिएक्टेंट्स को मिक्स किया प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। जनरली इनमें आयनिक स्पीसीज पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए किस टाइप के रिएक्शंस होंगे, आयनिक रिएक्शन। अब इनका टाइम क्या लगता है, तो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -16 सेकंड के ड्यूरेशन के बीच में रिएक्शन हो जाती है। सो ये इतनी फास्ट है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम कैसे कौन कौन से रिएक्शन है, तो कुछ एग्जांपल देख लेंगे। AgNO3 का NaCl के साथ रिएक्शन, AgNO3 का NaCl के साथ रिएक्शन देखना है, सॉल्ट के साथ, टेबल सॉल्ट। वो क्या देगा देखिए, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और निकल क्या जाएगा, NaNO3। बहुत ध्यान से समझेंगे क्या हुआ, AgNO3 हमने लिया, NaCl के साथ मिक्स किया, इमीडिएटली इंस्टेंटली AgCl एज ए व्हाइट PPT मिल गया हमें, कोई टाइम नहीं लगा। तो ये क्या रिएक्शन है, वेरी फास्ट। एक और एग्जांपल आप लेंगे तो एक और ले लीजिए, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब लिया जा सकता है। तो देखिए एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे और जैसे ही इनको मिलाएंगे एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये कौन सा रिएक्शन होता है आप याद कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इन सब चीजों से हमें पता चल गया कि इस टाइप की जो भी रिएक्शंस हैं वो इतनी फास्ट फॉर्म होते हैं कि हम इनके रेट्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इनको मिक्स करते हैं हमें प्रोडक्ट इमीडिएटली मिल जाता है। तो इनकी रेट निकालना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। अब चलेंगे हम बहुत स्लो रिएक्शन में। तो जो इतनी स्लो रिएक्शन है, नाम से ही कह रहे हैं, तो क्या होगा, प्रैक्टिकली नो। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था डायमंड एंड ग्रेफाइट वाला, जिसमें डायमंड तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिकली, बट केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग उसका रेट इतना स्लो था कि प्रैक्टिकली बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं हो रही है। तो पहला एग्जांपल हम वही ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। एक रिएक्शन ये हो गया। अगर और रिएक्शन आप जानना चाहेंगे इसका, तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे। जब हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे, ध्यान देना है कहाँ पे मिक्स करना है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये जो स्लो रिएक्शन, इतनी स्लो रिएक्शन होगी कि हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और भी बेहतरीन एग्जाम्पल देखना है तो आप लिखिए, आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपको पता है कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना का प्रोसेस कितना है, वेरी स्लो, अकर्स वेरी स्लोली। अभी इतना धीरे है कि आयरन में जंग लगने 5 साल 6 साल लग जाएगा। तो इसका स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले में प्रॉब्लम थी कि स्पीड इतनी फास्ट थी कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। दूसरे में प्रॉब्लम है कि स्पीड इतनी स्लो है कि फिर भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ज्यादा स्पीड भी बुरी है, क्योंकि हम हमसे ज्यादा फास्ट है, हम उसके रिस्पॉन्स को नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं। और ज्यादा स्लो यानी हमारे लाइफ स्पैन में भी नहीं होगी, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों के बीच में। कौन सी रिएक्शन, इन दोनों के बीच में। मॉडरेट का मतलब बिटवीन 1 and 2। 1 का मतलब वेरी फास्ट एंड 2 का मतलब वेरी स्लो। तो इन दोनों रिएक्शन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। एंड देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस हैं उन्हीं रिएक्शंस को हमें कहां पढ़ना है, हमें पढ़ना अंडर द केमिकल काइनेटिक्स विच स्टडीड इन
केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सारे रिएक्शन ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब इन रिएक्शन में क्या होता है कि इनमें पार्टिसिपेट जनरली हमारे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसलिए मोस्टली दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। मोस्टली दिस काइंड ऑफ रिएक्शन मोस्टली मॉलिक्यूलर इन नेचर। तो एक चीज और क्लियर हो गई, यहां पे आयनिक नेचर था, आयनिक नेचर, यहां पे मॉलिक्यूलर नेचर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेंगे डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन का जो रिएक्शन होता है उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन देख लेंगे, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज करता है तो 2H2O और बच क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन हमारी मॉडरेट रिएक्शन होगी। और भी रिएक्शन देखना है तो देख सकते हैं 2HI। ये क्या बनाएगा 2HI? 2HI जो होगा वो हमें देगा H2 and I2 बैलेंस्ड वन। और भी देखना है तो देखिए ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, C12H22O11। C12H22O11 में जब पानी डालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, तो ये हमारा केन शुगर है। केन शुगर में जब वाटर का एडिशन हो रहा है तो देखिए क्या बनेगा, C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। एंड फिर से C6H12 and O6, इस बार ये क्या है, फ्रुक्टोज। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको आई होप ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन आपको एग्जांपल्स में ले लिए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O प्लस ऑक्सीजन 2HI H2I2। केन शुगर का जब रिएक्शन लिया C12H22O11 तो आप काउंट करेंगे कि इक्वल में टूटा C6H12O6, C6H12O6। कार्बन काउंट कर लीजिए 6 and 6 12। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 12 12 24, 22 and 2 24। ऑक्सीजन काउंट कीजिए 6 6 12, 11 and 1 12। तो पहला वाला ग्लूकोज है, दूसरा वाला फ्रुक्टोज है। एक और बेहतरीन एग्जांपल आप लिख सकते हैं, NO2 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। NO2 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या देगा हमें, ये देगा NONCO2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये अलग है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो इन सारे रिएक्शंस को मैंने इधर ज्यादा एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि इसी टाइप्स के रिएक्शन जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ना हम बहुत फास्ट के रेट काउंट कर सकते हैं ना हम वेरी स्लो की, तो बच जाएगा हमें मॉडरेट वन। तो हमें, और मैक्सिमम रिएक्शन इसमें फॉल करती हैं और सारी मॉलिक्यूलर नेचर की होती हैं, तो हमें पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन। और इस रिएक्शन की हम क्या निकालेंगे, रेट। तो अब हम इसको रब करेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें क्लियर रहना चाहिए किस टाइप ऑफ रिएक्शन, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, ओनली मॉडरेट या इंटरमीडिएट। तो अब ये क्लियर कर चुके हैं कि हमें किस टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, इसको रब करेंगे और उनकी रेट पढ़ेंगे। सो अब हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR। और रेट ऑफ रिएक्शन में भी कौन कौन से रेट्स पढ़ने हैं हमें, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज रेट। एवरेज रेट, अब देखिए एवरेज रेट क्या होता है। पहले मैं इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी। अब समझिए क्या होता है एवरेज रेट। आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आइदर आप गाड़ी को स्पीड बढ़ा रहे होंगे, आइदर घटा रहे होंगे, यानी आइदर एक्सेलरेट कर रहे हैं या डिसलरेट कर रहे हैं। तो आप चाहे एक्सेलरेट कर रहे हो चाहे डिसलरेट कर रहे हो, आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपके स्पीड को नेगेटिव नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं या डिसलरेट कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ रही है या नीचे की तरफ घट रही है। आप ब्रेक भी मारते हैं तो गाड़ी की स्पीड नेगेटिव नहीं जाएगी।
अब ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप जिस चीज की बात करें, स्पीड के बारे में बात करें, तो आपका स्पीड कितना बदला, कितने टाइम ड्यूरेशन में बदला, दोनों का चेंज। अगर डिस्टेंस की बात हो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम्पल आपके मीटर पे दिया हुआ है कि आप 100 किलोमीटर चल चुके हैं, सो 100 से 110 गए, तो 110 माइनस 100 एंड डिवाइडेड बाय कितने टाइम में गए, वही तो एवरेज रेट होता है कि ऊपर वाले का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आपने लिया। तो ये हो गया आपका एवरेज, क्योंकि ओवरऑल हम दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब यहाँ पे जनरली हम कैसे निकालेंगे, तो जनरली हम निकालते हैं इसको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के केस में, क्योंकि जनरली अगर हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन कैसे रहती है जनरली, इसमें हमारा एक रिएक्टेंट रहता है और वो प्रोडक्ट देता है हमें। रिएक्टेंट हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है रिएक्टेंट घटते रहता है और प्रोडक्ट बढ़ते रहता है, क्योंकि रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकल के मिक्स होती है और प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट घटते रहता है एंड प्रोडक्ट बढ़ते रहता है, बहुत क्लियर सी चीज है। तो रिएक्टेंट के केस में जब आएगी तो माइनस लगा हुआ है, तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखिए क्या होगा, यहां से जगह बना लो ताकि पूरा बोर्ड आप पे यूटिलाइज हो जाए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ जब डिसअपीयरेंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बोल दिया है कि माइनस साइन लग जाएगा। क्यों लगेगा वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। चेंज इन द रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन में। तो इस चीज को हम समझ गए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आए विद इन दैट पार्टिकुलर चेंज इन टाइम में, उसी को कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्या है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, दैट इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। अब ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब चाहिए एक और इसी का दूसरा लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहे थे तो प्रोडक्ट अपीयर भी तो हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो अब रेट ऑफ अपीयरेंस, अब यहां डिसअपीयर होने के लिए घट रहा था तो अपीयर होने के लिए बढ़ेगा। डेल्टा मींस चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बहुत ध्यान से समझेंगे, इसका आगे बहुत जरूरी आने वाला है। अब इसके बारे में भी अगर पूछा जाए कि क्या है, दैट इज, तो यहां पे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। अब अगर आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो हम इसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे, बट ध्यान रहे ये हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स घटती हैं एंड प्रोडक्ट बढ़ती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब यहाँ पे टाइम टी जीरो पे इसको कुछ लेते थे x, तो आफ्टर टाइम टी x माइनस अल्फा, और अल्फा इधर आती थी, आपको याद होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट्स हमेशा घटेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे। सो फॉर रिएक्टेंट दैट इज डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एंड फॉर प्रोडक्ट फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस। अब माइनस और प्लस क्यों लगेगा मैं इसको आपको सिग्निफाई करूंगा, बट अभी आपको ये रूल याद रखना है कि जो डिक्रीमेंट रिएक्टेंट का होगा जितने टाइम में उसे डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ डिफरेंस, जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय उस टाइम टेकन में उस ड्यूरेशन को डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा। अब इसका यूज करेंगे हम किसी एक मल्टीपल जगह पे, देखिए कैसे करेंगे। एक इक्वेशन लेंगे हम, इक्वेशन हो गया हमारी N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 अमोनिया, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब आप खुद देख सकते हैं कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि एक तो हमारा रिएक्टेंट N2, एक H2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट्स नेगेटिव होते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 मैंने आपको बोला था कि सिंस N2 की बात हो रही है तो हमें सिर्फ माइनस साइन लगा लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट है। चेंज इन इनके रिएक्टेंट में जो भी कमी हो, जो भी चेंजेस हो, और जो उनका टाइम टेकन हो, डेल्टा टी। अब
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, बहुत ध्यान से देखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है तो इसमें भी माइनस साइन लगेंगे। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब प्रोडक्ट आ गया तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, बहुत ध्यान से देखेंगे, अब माइनस नहीं लगेगा, डेल्टा क्या करना है हमको, अमोनिया का ध्यान देंगे, और डेल्टा टी बहुत ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से लिख दिया मैंने, डेल्टा टी है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस सिखाया। डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट्स जो घटते हैं, माइनस लगा दिया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा N2 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया होगा, और अमोनिया बना तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना टाइम लिया होगा। ये सारे आ गए रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन को लिखने के लिए हमें इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं कर रहे हैं। यूज कब करेंगे, जब अब हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जब हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्यों, वो मैं आपको समझाता हूं। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और इसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या और क्या चाहिए हमें, स्टोइचियोमेट्री चाहिए, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही है हमारी स्टोइचियोमेट्री। अब क्यों, देखिए, अब इसका जो डिसअपियरेंस है, इसका जो डिसअपियरेंस है और इसका जो अपीयरेंस है, इनके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, बट जब ओवरऑल की बात की जाए तो सबको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो रेट हो रही है सबके लिए ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। तो जब ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो तब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि 1 से मल्टीप्लायर है, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। अगले केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके 3 मोल्स हैं, तो 3 मोल्स का जो कंट्रीब्यूशन है, हमें पर मोल इसके 1 मोल लिया तो इसके भी 1 मोल लेंगे, सो माइनस तो लगा ही रहता है, 1/3 का मल्टीप्लायर लग जाएगा, और बाकी चीजें वही, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। और देखिए इसके 1 मोल लिया, इसके 3 थे, 3 से डिवाइड करके 1 मोल कर दिया, इसके 2 हैं तो इसके 2 से डिवाइड होंगे, तो प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है 1/2 डेल्टा अमोनिया बाई डेल्टा टी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा पूरा। अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। ओवरऑल जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे दूसरों से मतलब नहीं थी, मैं कितना डिसअपियर हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मैं कितना हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया मैं कितना हुआ। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, कौन सी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभी एवरेज की बात चल रही है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात हुई, अब तीनों को वही आंसर देना होगा, क्योंकि हमें इक्वालिटी लगाना है। तो अगर इसके 1 मोल ले लो, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, तो तीनों का आंसर ही बदल जाएगा, और इक्वालिटी का सिंबल कभी भी प्रूफ नहीं होगा, इसका कुछ और आंसर आएगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और। कहने का मतलब रेस शुरू करने के पहले सबको सेम लाइन पे लाना होगा। तो अगर इसके लिए 1 मोल लिया है तो इसके भी 1 मोल की बात करेंगे, और इसके भी 1 मोल की ही बात करेंगे। तो N2 तो 1 ही मोल था और डिसअपियरेंस था तो माइनस लग गया। H2 के 3 मोल्स थे, इस 3 मोल्स को 1 मोल करने के लिए हमने 1/3 का मल्टीप्लायर लगा दिया। इसके 2 मोल्स थे, पर मोल करने के लिए हम लोग 1/2 का मल्टीप्लायर लगा दिया, और बाकी सारी चीजें वही रह गई। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, बट कैसा, तो बैलेंस्ड रेट, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ध्यान से हमने देखा तो हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत थी, क्योंकि उसी बैलेंसिंग वाले कोएफिशिएंट फैक्टर से हमने डिवाइड किया हुआ है पर मोल में लाने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो
हम कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं और फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा रफली। डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का होगा जितना चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अपीयरेंस प्रोडक्ट का होगा इसलिए पॉजिटिव, डिसअपियरेंस फॉर नेगेटिव। प्रोडक्ट का हमेशा अपीयरेंस होता है। अब इसका यूज किया है, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों में माइनस लग गया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, दोनों के टाइम टेकन से डिवाइड किया। अमोनिया का भी सेम काम किया, बट अमोनिया में अपीयरेंस हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। अब ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस थी, इसमें इन कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, अब तीनों को इक्वालिटी में लेके जाना है, तो तीनों के इक्वल मोल्स लेने होंगे। तो इनके तो 1 मोल थे 1, इनके 3 थे, 1 करने के लिए हमने 3 से डिवाइड किया, इनके 2 थे, 1 करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और हमारा जो रिएक्शन आया वो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब हम इस सेक्शन को रब करेंगे और इस क्वेश्चन की जगह कुछ और क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्या होता है। कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, हम इसको रब करेंगे। तो चलिए कुछ और रिएक्शन पे हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो अभी हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए न्यू इक्वेशन, कंसीडर दिस इक्वेशन, PCl5 gives PCl3 and Cl2। अब देखिए इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट एक ही है, तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आई होप आपको बोर्ड में सब दिख रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्योंकि रिएक्टेंट पे माइनस लगता है, डेल्टा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 बाई डेल्टा T। अब प्रोडक्ट आ गया तो रेट ऑफ अपीयरेंस प्लस लगेगा डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 बाई डेल्टा T। अब क्लोरीन के लिए देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस, वो भी प्रोडक्ट है तो प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये सारे हो गए हमारे रेट ऑफ डिसअपियरेंस बिकॉज रिएक्टेंट्स, तो माइनस अपीयरेंस बिकॉज प्रोडक्ट। अब ये सारे होने के बाद हमें लिखना रहता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। और कौन से रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज वाले, क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं एवरेज वाले। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सबका 1 मोल है। प्रीवियस केस में कोफिशिएंट और स्टोइचियोमेट्री वेरी कर रही थी, तो हमें डिवाइड करना था। यहाँ इसकी भी 1 मोल है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, ईच कंटेन्स ओनली 1 मोल, तो सीधा सबको कॉपी कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए माइनस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T। तो अब ये सारी चीजें समझ गए, तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। कौन सा रेट, एवरेज रेट। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली खुद से यहां ट्राई कर लेंगे, जगह मैंने बना दिया, इस बॉक्स में ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन है 2N2O5 2N2O5 क्या देंगे हमें, 2N2O5 जब हम लेंगे तो हमें देंगे 4NO2 and O2, 4NO2 and O2। तो ये आपका रिएक्शन आपको गिवन है। अब आपको यहाँ डायरेक्टली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, डायरेक्टली एवरेज ROR। तो ये हमारा डिसअपियरेंस है, 2 मोल है तो माइनस के साथ 1/2 डेल्टा N2O5 बाई टाइम टेकन डेल्टा T। ये प्रोडक्ट है तो इसमें अपीयरेंस होगा, तो प्लस 4 मोल्स के दिए हुए हैं तो 1 मोल का करना है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और फिर इक्वालिटी इसके बाद ही लगेगी, जगह नहीं है तो यहां आ जाएगा। ऑक्सीजन तो 1 ही मोल है तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। तो देखिए इस बार मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया। अगर आप डिसअपियरेंस का लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं फिर अपीयरेंस फिर अपीयरेंस। अब मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया, इसके 2 मोल थे, इसके 4 मोल, इसके 1 मोल, 2 मोल है
और रिएक्टेंट है तो डिसअपियर कर रहा है, माइनस तो लगेगा, 1 मोल करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई डेल्टा टी। ये 4 मोल था और प्रोडक्ट में था इसलिए प्लस 1/4 1 मोल के लिए डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी। ये तो एक ही मोल था, सीधा कॉपी हो गया। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई होगी। अब अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो इस रिएक्शन को हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। अब इस रिएक्शन को क्या कर लेंगे, जनरलाइज। तो एक इक्वेशन ऐसे दी हुई हो, एक ये जनरल इक्वेशन गिवन हो और इसकी ROR निकालनी हो, तब क्या होगा? जब एक ऐसा इक्वेशन गिवन हो और इसकी एवरेज ROR निकालनी हो तो ध्यान देंगे, रिएक्टेंट A मोल है और रिएक्टेंट है तो माइनस 1 मोल करने के लिए डिवाइडेड बाई 1/A। डेल्टा किसके साथ लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई डेल्टा टाइम टेकन। B है, रिएक्टेंट में है, फिर माइनस 1/B। डेल्टा किसके साथ लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल B बाई डेल्टा T। इधर भी लगा सकते हैं पर जगह नहीं है तो यहां पे लिख लेंगे माइनस। अब प्रोडक्ट का आ गया, प्रोडक्ट में प्लस लगता है, C मोल है तो 1/C फॉर 1 मोल और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा T। अब इसके लिए ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस में D मोल है, 1 मोल करने के लिए 1/D डेल्टा कैपिटल D बाई डेल्टा T। तो आई गेस अब आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि आपको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है और स्पेशली एवरेज रेट, क्योंकि एवरेज चेंज बाय टाइम टेकन। अब प्लस और माइनस के लिए मैंने आपको ग्राफिकल अप्रोच में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ ये समझने कि माइनस का मतलब ये नहीं है कि हमारा रेट नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग वैल्यू है और इंक्रीजिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक बाइक चला रहे हो तो चाहे हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं या ब्रेक लें और घटाएं, दोनों केस में स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। एक समय हमारी स्पीड बढ़ रही होती है, हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, एक समय हमारी स्पीड डिसेलरेट घट रही होती है, उस समय हमारा स्लोप नेगेटिव होता है। तो हमें चेंज लेना है, इसलिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लगा दिया कि ओवरऑल इस पे इफेक्ट नहीं पड़े। हम ग्राफिकल अप्रोच में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि 1 मोल के लिए सबको लेना है तो 1 मोल, तो 1 A मोल था, 1/A से डिवाइड कर दिया, पर मोल हो गया। रिएक्टेंट था इसलिए माइनस साइन, रिएक्टेंट है माइनस साइन, B मोल है 1/B से डिवाइड कर दिया पर मोल के लिए, C मोल है 1/C से डिवाइड किया बट प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है, D मोल है 1/D प्लस बिकॉज प्रोडक्ट है, और कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस से उनके टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया। अगर आप इतना समझ गए तो आपका ये एवरेज रेट कंप्लीट होता है। और अब हम चलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट में। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में ज्यादा फर्क नहीं है। जो ये चीजें एक थोड़ी ड्यूरेशन पे हो रही थी, नाम में ये क्लियर एवरेज, जैसे मैंने बोला आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप एवरेज आपकी कैसी है, हो सकता है आप गाड़ी 10 मिनट भी चला के आए तो फर्स्ट से लास्ट तक के डिस्टेंस और फर्स्ट से लास्ट तक का टाइम टेकन, दोनों के चेंज को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों के चेंज को डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज नहीं पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस, एट दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये जो डेल्टा का चेंज है वो कैलकुलस का यूज करके डी में चले जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो पहले तो हमने पढ़ लिया अबाउट एवरेज रेट। अब हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में जैसे मैंने कि आपको बताया था कि हम कितने भी ड्यूरेशन पे चले, जैसे हम 10 मिनट गाड़ी चलाएं, 10 घंटे चलाएं, ओवरऑल उनका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लेते हैं। बट इंस्टेंट, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, अब हमें यहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल रहा है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लेना है। तो ये क्लियर हो चुका है कि जो हमारी डेल्टा टी है अब वो एक टाइम 0 पे आ जाएगी, क्योंकि अब हमें कोई डिफरेंस इन टाइम नहीं मिलने वाला है। तब वो क्या कहला जाएगी, देखिए प्लस माइनस, उस समय हमने डेल्टा लिया था, अब वो हो जाएगा डी। क्लियर है, पिछले केस में डेल्टा था, अब हो जाएगा वो डी। अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ा है, इन डिफरेंशियल कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जब व्हेन डेल्टा टी बिकम्स, कहां से, इन डिफरेंशियल कैलकुलस, व्हेन डेल्टा टी बिकम्स, जब इस डेल्टा टी को हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा। क्यों, क्योंकि अब एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे लेना, कोई ड्यूरेशन नहीं है,
जब बहुत छोटा हो, या इसको और क्या कहते हैं कि अप्रोचेज जीरो, तब जाके ये डेल्टा टी किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय डेल्टा टी या डेल्टा सी जो भी चीज लेंगे वो डी में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर अभी हमने सी के फॉर्म में लिया है तो हम सी के फॉर्म में ही लेंगे। उस समय क्या होगा, अप्रोचेज जीरो, डी सी। अब इस डेल्टा सी, अभी स्टार्टिंग में डेल्टा है जब तक टाइम जीरो हमने नहीं किया है। अब ये जो डेल्टा सी है मे बी रिप्लेस्ड बाय, अब इसका टाइम डेल्टा टी रहता है तो अब बस डी लग जाएगा डेल्टा की जगह। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कोई डेल्टा ड्यूरेशन चेंज के लिए नहीं है। तो जो ये सी डेल्टा के साथ आता था अब डी के साथ आ जाएगा, बस यही फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि टाइम जीरो तो ड्यूरेशन क्या हो गया, एक इंस्टेंट पे आ गया। अब इसका हम एक देखेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। सपोज एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और बन बी रहा है। अगर किसी ने हमें कहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जनरली हम निकालते थे, सिंस डिसअपीयरेंस है तो माइनस लगाते थे, माइनस डेल्टा और कंसंट्रेशन ए के जो चेंज हुई हैं और जितने टाइम में चेंज हुई हैं। तो ये तो मैंने आपको सिखाया था एवरेज के केस में, बट इसी एवरेज में मैंने बोला कि अब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जा रहा है। यहां से हम लगा लेते हैं लिमिट एल, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। वही जैसे मैंने बोला कि जो आपका टाइम लिमिट है वो कहां जा रहा है, वेरी स्मॉल या अप्रोचेस जीरो हो रहा है। तो अब हमने लिमिट लगा लिया जहां डेल्टा टी जीरो के अप्रोच कर रहा है। तो अब ये चीजें कहां में चली जाएंगी, डेल्टा की जगह वो बदल के डी में आ जाएंगी, माइनस डी ए बाई डी टी। तो आई गेस आप ये चीज आराम से समझ गए होंगे कि जब इंस्टेंटेनियस का केस होगा तो डेल्टा टी, और जब डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा की जगह वो डी टी हो जाएगा, तो डेल्टा सी के जगह पे जो था वो डी लगा, नीचे भी डेल्टा की जगह डी लग जाएगा। अब क्यों? क्योंकि ये पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात चल रही है। अब सिमिलरली एक और लिख लीजिएगा आप, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब क्या मैं फिर से इसको करूं? अगर आप चाहिएगा तो मैं फिर से करूंगा। पहले इसका लिख लेंगे, ये डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा और इस लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएंगे। तो ये जो डेल्टा बी है वो हो जाएगा डी बी बाई डी टी। सो अब आपको इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, जब हमारा ये कुछ टाइम ड्यूरेशन गिवन रहे तो एवरेज, जब एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे पूछे तो ये डेल्टा टी सिंक होकर एक इंस्टेंट टाइम यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और वो dt बन जाएगा। तो जो जो काम हम डेल्टा में कर रहे हैं बस अब d में करेंगे, बाकी सारी कॉन्सेप्ट्स वही रहेगी। तो मैं इसको रब करूंगा और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए, हमने पढ़ लिया है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो अब हम एक इक्वेशन लेंगे। तो इक्वेशन रहेगा a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस d। और हमें अब कौन सी ROR लिखनी है? अब जो ROR लिखेंगे वो एवरेज ना होकर इंस्टेंटेनियस होगा। आई गेस आपको सारा दिख रहा होगा। तो ROR क्या होगा? अब इस केस में वो इंस्टेंटेनियस ROR होगा। अब हमें ROR लिखनी है, डेल्टा की जगह सिर्फ D का यूज कर लेंगे। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। तो माइनस साइन डी ए बाई डी टी, माइनस साइन एक मोल का करने के लिए 2 से डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ 2 मोल का है, डी बी बाई डी टी। अब ये प्लस साइन क्योंकि प्रोडक्ट आ गया और 1 मोल करने के लिए 2 से डिवाइड, डी सी बाई डी टी। ये भी प्रोडक्ट है, इसमें एक ही मोल गिवन है तो डी डी कॉन्सेंट्रेशन डी टी। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत क्लियर हो चुकी है कि 1 मोल का लेना है, एक ही मोल था, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, रिएक्टेंट है माइनस, 2 मोल था 2 से डिवाइड कर दिया, 2 मोल थे 2 से डिवाइड, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस।
तो ये चीजें जब बहुत क्लियर होगी तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। 3H2 plus N2 gives 2 अमोनिया, 2 मोल ऑफ NH3। अब यहां पे भी आपसे पूछा जाए कि ROR निकालिए। कौन सा ROR? इंस्टेंटेनियस ROR। ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन। 3 मोल का है और रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में माइनस साइन कंपल्सन है। 1 मोल करने के लिए 3 से डिवाइड। D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई टाइम dt। एक ही मोल है, N2 के लिए टेंशन नहीं है, बट माइनस तो रहेगा ही। माइनस D N2 बाई dt। तो ध्यान से देखेंगे, 3 मोल को 1 कर दिया, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, N2 बाई dt 1 ही मोल था। अब बच गया सिर्फ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में प्लस लगता है, आपको भी पता है। प्लस 2 मोल का प्रोडक्ट है, 1 मोल से कंपेयर करना है तो 2 से डिवाइड, और D अमोनिया NH3 बाई dt। तो अब आई थिंक आपको आइडिया आना शुरू हो गया। तो अब हम इसको जनरलाइज कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले केस में भी किया था। तो एक इक्वेशन लेंगे ऐसी, और इसका जनरलाइज रिएक्शन लिख लेंगे तो हमें ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। तो जनरलाइज ROR यानी किसके लिए लिखना है हमने? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ए मोल है और रिएक्टेंट में है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस, और ए मोल को 1 मोल बनाने के लिए ए से डिवाइड कर दिया, DA बाई dt डिवाइडेड बाई बी मोल है, रिएक्टेंट में है तो माइनस, और 1 मोल बनाने के लिए स्मॉल b से डिवाइड कर दिया, dv बाई dt। सी प्रोडक्ट में है, सो अब माइनस नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो सारी चीजें वही हैं, बस डेल्टा की जगह डी लग चुका है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रेट? जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने एक जनरल रिएक्शन लिया था। इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। और यही काम हमने पिछले केस में भी किया था। जब जाके आप कंपेयर करेंगे तो दोनों केस में डिफरेंस सिर्फ इतना ही मिलेगा, डी के जगह पे आपको डेल्टा का सिंबल मिलेगा, बस डी के जगह डेल्टा। तो अगर टाइम गिवन है कुछ तो डेल्टा एवरेज रेट, अगर टाइम इंस्टेंट पे ले तो हमारे पास डेल्टा है ही नहीं, एक पार्टिकुलर टाइम है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया लिमिट में, और जब भी लिमिट में डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है, तो जो डेल्टा है वो क्या हो जाती है? डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर है? अगर आपको चाहिए तो यहां से कोई एक एग्जांपल लिख लीजिए। डेल्टा का माइनस डेल ए बाई डेल टी, तो ये बदल के क्या हो जाएंगे? अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस। सो विथ दिस we have finished our instantaneous rate of reaction also। आप दोनों के इस रेट ऑफ रिएक्शन को इस इक्वेशन के लिए, जो हमने ये इक्वेशन लिया, ये सेम इक्वेशन पिछले केस में भी लिया, आप सिर्फ इसी को कंपेयर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इनका ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। किसके लिए? एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें साइंस भी क्लियर हो जाएंगी, Q माइनस एंड Q प्लस। तो पहले मैं इसको रब करूंगा और फिर हम बढ़ेंगे इनके ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। तो हमने पढ़ लिया है अबाउट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब ग्राफिकल अप्रोच को समझेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा जिसमें किसी भी एक केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया, रिएक्टेंट ए है एंड प्रोडक्ट बी है। क्लियर? रिएक्टेंट ए है एंड प्रोडक्ट बी है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होगा। तो अब ध्यान से देखें, या अगर कंफ्यूजन को दूर करना है तो रिएक्टेंट को R रख लेंगे और प्रोडक्ट को P रख लेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो रिएक्टेंट R, प्रोडक्ट P। अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा। तो अगर हम एक साइड में टाइम रखें x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन रखा, आई होप आपको ये ग्राफ दिख रहे होंगे बोर्ड पे।
एक्स एक्सिस में हमने टाइम रखा है, वाई एक्सिस में हमने कॉन्सेंट्रेशन रखा है। तो देखिए रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको अब तक ये बता चुका हूं कि रिएक्टेंट हमेशा माइनस साइन रखता है क्योंकि डिसअपियर होता है, डिक्रीज करते रहता है। तो रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे होगा? रिएक्टेंट आपको हमेशा एक स्टार्टिंग में एक जगह से शुरू होगा, जीरो से स्टार्टिंग में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, अब मैंने बोला था आपको कि रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेंगे प्रोडक्ट हमारा वैसे वैसे ही बढ़ेगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। देखिए ग्राफ अच्छे से। अब अगर ब्लू वाले हमारे रिएक्टेंट हैं तो रेड वाले हमारे प्रोडक्ट हैं। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। वाई एक्सिस में हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है। क्लियर है? अब जैसे देखिए अगर ये स्टार्टिंग हो रहा है तो ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होगी? आपको पता है ये इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू 0 पे। अब देखिए जैसे 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 कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है वैसे 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 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल को लेंगे, उस टाइम इंटरवल पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे हम ऊपर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी और ये रिएक्टेंट की। तो ये दोनों ग्राफ एक कंबाइंड ग्राफ है फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस ग्राफ को ज्यादा एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको सेपरेट सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। मतलब एक बार रिएक्टेंट के लिए, एक बार प्रोडक्ट के लिए, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। इस ग्राफ से हम अभी सिर्फ ब्लू वाली लाइन को निकालेंगे, दैट इज रिएक्टेंट, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स। तो पहले सिर्फ रिएक्टेंट्स को अलग करता हूं। रिएक्टेंट्स ब्लू लाइन से है। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा है। ये सिर्फ ब्लू लाइन मैंने निकाला, जो ग्राफ है आपका किस चीज का? रिएक्टेंट का। अब सिंस ये रिएक्टेंट का ग्राफ है तो वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे। एक्स एक्सिस पे तो टाइम ही रहेगा। अब जरा ध्यान देंगे हम क्या करेंगे। यहां से हमें बताना है आपको एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट बताने के लिए मुझे कोई भी दो टाइम लेना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया T1। T1 पे जाके देखिए क्या होता है, और ये हमने ले लिया T2, और T2 पे जाके देखिए क्या होता है। तो T1 की वैल्यू यहाँ है और T2 की वैल्यू यहाँ है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हमारा T1 और ये हमारा T2। T1 ने जाके यहाँ कट किया, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आया। इस समय जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी वो फॉर द टाइम T है। ये समय जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? R1 होगी T1 के रेफरेंस में। तो इस पॉइंट के कंसंट्रेशन को हम क्या डिनोट कर लेंगे? यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे R1, क्योंकि T1 के रेफरेंस में, और T2 के रेफरेंस वाले को हम क्या लिख लेंगे? R2। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। T1 का करस्पॉन्डिंग R1, T2 का करस्पॉन्डिंग R2। अब किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि एवरेज निकालने के लिए रिएक्टेंट में माइनस का सिंबल लगता है और उनके कॉन्सेंट्रेशन के चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये आपको बहुत पहले से क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे कि रिएक्टेंट में क्या चेंजेस हो रही है। तो रिएक्टेंट देखिए क्या हो रहा है। रिएक्टेंट हमेशा हमें लेना है चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 2 के रेफरेंस में R2 माइनस R1। ध्यान से देखते रहेंगे, माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, R2 माइनस R1, और टाइम के लिए क्या रहेगा? T2 माइनस T1। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। इस ग्राफ में R2 माइनस R1 कहां पे है? दैट इज डेल्टा R। इस ग्राफ में R2 माइनस R1 कहां पे है? दैट इज डेल्टा R। ये वाली देखिए, ये है हमारी R1, ये है R2। तो घटने के बाद ये वाली डिस्टेंस जो आएगी वो हमारी क्या होगी? डेल्टा R, डिफरेंस इन रिएक्टेंट्स, क्योंकि एक ये है बड़ा और एक छोटा, डिफरेंस यही आएगा। अब टाइम में चेंजेस जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? ये वाली T2 माइनस T1, डेल्टा T। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा R एंड डेल्टा T क्या है? साइन हमने माइनस लिया हुआ है।
अब साइन माइनस क्यों लिया हुआ आपको यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे R2 की वैल्यू एंड R1 की वैल्यू, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो R2 की वैल्यू लोअर है और R1 की वैल्यू ज्यादा है, और जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम इस नेगेटिव साइन को भूल जाएं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मैंने आपको बोला है कि आप बाइक चला रहे हैं, वेदर आप बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, या ब्रेक लेके स्पीड गिरा रहे हो, दोनों केस में कभी भी रेट नेगेटिव नहीं होगा। और अगर ये माइनस हम नहीं लगाते तो R2 माइनस R1 नेगेटिव आ जाता। क्यों? क्योंकि R2 छोटा है और R1 बड़ा है, और छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में ही चीजें आएंगी, क्योंकि R2 की वैल्यू छोटी है, छोटी में से बड़ी। तो इस माइनस वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा वाला माइनस लगा लिया था, ताकि ओवरऑल हमारा रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो ये चीज यहाँ से बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी R2 की वैल्यू छोटी है जो T2 के करस्पॉन्डिंग है, और R1 की वैल्यू बड़ी है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी घटाएंगे नेगेटिव आएगा, इसलिए पहले से एक नेगेटिव लगा दिया ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए और रेट नेगेटिव नहीं हो। अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब चलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट के कॉन्सेप्ट में। अब कहां चलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट देखने। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट कहां से आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि बस से डेल्टा क्या हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, dr/dt। अब ग्राफिकली जाके देखेंगे कि ये चीजें क्या हो रही हैं। अब अगर ध्यान देंगे आप तो आपका ग्राफ क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा। नेगेटिव स्लोप हम यहाँ कोई भी एक स्लोप ले लेंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लेंगे। सपोज हमने इस टाइम टी पे हमें निकालना है, ये हमारा पार्टिकुलर टाइम आ गया जिस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है। इस पार्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो इसी पार्टिकुलर टाइम पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा dr, ये हो जाएगा dt, और माइनस dr/dt क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, dr y एक्सिस, dt x एक्सिस, और y एक्सिस बाई x एक्सिस क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। और ध्यान देंगे कि यहाँ स्लोप कैसा है, सिंस हमारा कर्व डिक्रीजिंग है इसलिए हमारा स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव आ रहा था तो dr/dt स्लोप नेगेटिव आ रहा था, इसलिए एक और नेगेटिव लगा दिया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है? इसलिए ये क्या होगा, माइनस ऑफ स्लोप। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग मैनर में है, तो स्लोप नेगेटिव घट रहा है, स्लोप नेगेटिव, और नेगेटिव रेट नहीं हो सकता, इसलिए ही हमने ये माइनस हमेशा रिएक्टेंट साइड में लगाते हैं। तो ये ग्राफ आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है। आप ध्यान देंगे तो रिएक्टेंट में माइनस क्यों लगता है, बहुत आसानी से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इस रिएक्टेंट के ग्राफ ब्लू वाले को छोड़ देंगे, अब प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट की ग्राफ किस लाइन से है, रेड लाइन से, बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जैसा है। प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया, यहां भी वही कहानी चलेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिए जाएंगे और यहाँ पे टाइम रहेगा। ध्यान देंगे ये थोड़ा जीरो से ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दो टाइम लेना रहता हमें, हम कोई भी दो टाइम इंटरवल ले लेंगे। देखिए एक T1 एक T2, T1 पे जाके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए और T2 पे जाके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखिए। अब बहुत ध्यान से पाएंगे तो अब चीजें बदल रही हैं। T1 के करस्पॉन्डिंग क्या मैंने बोला था आपको, T1 लेने के लिए T1 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ 1, और T2 का करस्पॉन्डिंग P2 प्रोडक्ट ऑफ 2 के कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा T1 का करस्पॉन्डिंग P1, T2 का करस्पॉन्डिंग P2। अब यही चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि हुआ क्या है, क्यों वो माइनस लगा था, वो फिर से मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखिए आपका R1 बड़ा था, R2 छोटा, अब उल्टा हो गया, P2 बड़ा है और P1 छोटा। ध्यान से देखिए 1 ऊपर है, यहाँ 1 नीचे है, इसलिए यहाँ छोटी वैल्यू से बड़ी घट रही थी, यहाँ बड़ी से छोटी, इसलिए माइनस लगाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा P कहां पे है, आपको देखें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो डेल्टा T तो आपको यहां क्लियर है,
डेल्टा टी आपका क्लियर है। डेल्टा पी कहां पे आप देखें, डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल, फिर यही वाला पार्ट आएगा, ये वाला। अब इस पार्ट को आप लिख भी सकते हैं चाहे तो, डेल्टा पी। अब फिर से हम इनके लिए भी एवरेज आरओआर निकालेंगे, और एवरेज आरओआर में सिंस से प्रोडक्ट है, इनमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी वैल्यू कौन सी थी, P2, तो निकलेगा किसमें से, P2 माइनस P1, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर लिया, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। देखिए ध्यान से, दोनों जगह पे वही हुआ है, R2 माइनस R1, 2 माइनस 1, बट यहाँ पे जो R2 था वो छोटा था, यहाँ पे जो P2 है वो बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमें किसी भी माइनस का मल्टीप्लायर नहीं लगाना है। ध्यान रहे, हमें यहाँ किसी भी माइनस का मल्टीप्लायर नहीं लगाना है। तो ये हो गया हमारा एवरेज आरओआर। अब इंस्टेंटेनियस आरओआर समझने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंटेनियस आरओआर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस आरओआर में एक ही चीज रहती है। चलिए, इंस्टेंटेनियस आरओआर में क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस आरओआर में चीजें रहती हैं, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें लेना रहता है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ रिएक्टेंट था तो हमने माइनस लिया था, प्रोडक्ट है तो हमें लेने की माइनस जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेट ऑफ अपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस नहीं है। अब हमें कोई एक पॉइंट कंसीडर करना होगा ग्राफ पे। अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो स्लोप ऊपर होगा टेंजेंट, अब जब ऊपर होगा तो हमें ऐसे ग्राफ मिलेंगे। अब जब ध्यान से देखें, क्यों, क्योंकि हम इस पार्टिकुलर टाइम पे अब निकाल रहे हैं, अब पार्टिकुलर इंस्टेंट टी पे, तो इस टी पे ये क्या होगा, देखिए डेल डीपी बाई dt, डीपी बाई dt, और डीपी बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप हो जाएगा। और स्लोप हमारा कैसा है, सिंस ग्राफ इंक्रीजिंग है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव है, तो हमें माइनस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आई गेस आप इतना समझ गए होंगे, और मैं आगे, तो हमने ग्राफिकल अप्रोच देख लिया अबाउट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। पहले हमने ओवरऑल ग्राफ का देखा, जहां ये रिएक्टेंट है डिक्रीजिंग मैनर में, ये प्रोडक्ट है इंक्रीजिंग मैनर में। अब वन बाय वन यहाँ रिएक्टेंट की बात हो रही थी जो डिक्रीजिंग मैनर में था। एक टाइम टी पे रिएक्टेंट लिया तो T1 पे लिया तो ये R1 हो गया, T2 पे लिया ये R2 हो गया, दोनों का डिफरेंस डेल्टा R, और दोनों के टाइम के डिफरेंस डेल्टा T। एवरेज रेट हमें पता है माइनस डेल R बाई डेल T। हमने यहाँ देख लिया कि बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी थी, R1, बट हमें T2 माइनस T1 के रेफरेंस में लिखना था डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही चीज उल्टी हो जा रही थी कि छोटी में से बड़ी घट रही थी, तो एक नेगेटिव हम एक्स्ट्रा ले लिए कि ओवरऑल रेट पॉजिटिव रहे। अब ये वैल्यू अगर हमारी डेल्टा आर है तो एट पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी, ये डेल्टा आर से डी आर हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डी आर, और ये जो डी डेल्टा टी है वो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी डीपी। तो डी आर बाई डीपी देखिए क्या हो जाता है आपका, सॉरी डी टी, टाइम है, टाइम का ग्राफ है, तो डी आर बाई डी टी। तो इंस्टेंट पे जो यहाँ हमारा डेल्टा डेल्टा था अब डी आर में चला गया, तो ये डी आर डी टी, आर फॉर रिएक्टेंट, और वाई बाई एक्स क्या होता है स्लोप, नेगेटिव स्लोप था, एक और नेगेटिव डाल दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेगेटिव स्लोप, सो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट का ग्राफ लिया, प्रोडक्ट इंक्रीजिंग था, T1 पे P1, T2 पे P2, P2 माइनस P1 बाई टाइम टेकन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि P2 बड़ी वैल्यू थी तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। एट पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके देखा ग्राफ इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा डेल पी था वो डीपी हो जाएगा क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम t टेंड्स टू 0, और ये हमारा t dt हो जाएगा, तो dp बाई dt। तो आई गेस आपका ये ग्राफिकल अप्रोच बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक आप चाहें तो लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत क्लियर है यूनिट क्या होगा इसका। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसान है, क्योंकि यूनिट में हम क्या ले रहे हैं, बार बार देखो, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम का इनवर्स, टाइम माइनस 1, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन को जनरली लेते हैं मोल पर लीटर, और टाइम को लेते हैं सेकंड पर सेकंड। अगर ये गैस का केस आ जाए तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन वो प्रेशर हो जाएगा, तो अब प्रेशर एटमॉस्फेयर पर सेकंड,
तो इन शॉर्ट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर है, टाइम के लिए पर सेकेंड। अगर गैसियस केस है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। हम इस पे कुछ जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि हमें आइडिया आ जाएगा कि हमने जितना सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है। तो मैं इसको रब कर दूं पहले। तो जो हमने पढ़ा है अबाउट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़िए। फॉर ए रिएक्शन गिवन है 2A plus B gives 3C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट एनी टाइम दिया हुआ है 1.3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो कुछ भी करने के पहले हमें क्या इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। 2A plus B gives 3C, यही इक्वेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन से हम रेट की इक्वेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा? तो ये क्लियर होना चाहिए, हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम पे हमें गिवन है। तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, ये हमारा डिसअपीयरिंग वाला है, तो -1/2 dA/dt। ये तो एक ही मोल है, -dB/dt। और ये 3 मोल है, बट प्रोडक्ट है तो +1/3 dC/dt। तो ये हमें लिखने तो आना ही चाहिए, रेट लॉ है। 1 मोल का करना है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में माइनस लगता है, प्रोडक्ट में प्लस। ये रिएक्शन हमने लिख लिया। अब हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ROR निकालना। तो यही तो ROR है। अब हमें गिवन क्या है ये देख लेंगे। तीनों में से कोई भी गिवन हो, हमें ये वाला गिवन है। ROR, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C गिवन है टाइम t। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका गिवन है? हमें C का गिवन है। देखिए C का 1.3 into 10⁻⁴। तो C वाले का अप्लाई कर लेंगे। तो इस केस के लिए हमारा आंसर ये रहेगा, प्लस 1/3 dC/dt। क्लियर है? तो प्लस 1/3 एंड dC/dt कितना दिया हुआ? 1.3 into 10⁻⁴ और यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको जब सिर्फ 3 से डिवाइड कर यानी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4.33 into 10⁻⁵ और यूनिट क्या रहेगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कुछ भी नहीं किया हमने, A B C की सारे इक्वलिटी के सिंबल है, रेट निकालना था। C हमें गिवन था 1.3 into 10⁻⁴, तो C को 3 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 4.33 into 10⁻⁵। पहला बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। सेकेंड है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A जाके देखिए क्या है, कॉपी कर लीजिए। -1/2 dA/dt। क्वेश्चन में हमें सिर्फ C के बारे में जानकारी गिवन है, तो C से इसको कंपेयर कर लेंगे, +1/3 dC/dt। और हमें निकालना है सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो A क्या होता है? -dA/dt। बहुत ध्यान से देखेंगे, A का हो गया, इस 2 को इधर भेज देंगे, 2/3 dC/dt। ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A आ गया। 2/3 और dC/dt की वैल्यू कितनी गिवन है? देखिए 1.3 into 10⁻⁴। और जब 2/3 into 1.3 A की बात हो रही है, ध्यान देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस लग जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हमने A की बात की है। अब 2/3 से बात चलेगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.66 into 10⁻⁵। यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखेंगे, 1/3 था तो 4.33, 2/3 था तो डबल 8.66। तो इससे भी आपको ये क्लियर हो गया। अब रेट हमारा क्या है? यही था, यही निकला, -dA/dt। तो माइनस लगा ही हुआ है क्योंकि ये डिसअपीयरेंस है। तो इसके साथ हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस पे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो।
तो प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया उसमें एक पार्टिकुलर टाइम पे क्वेश्चन गिवन था, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट का क्वेश्चन था। अब देखिए पार्टिकुलर टाइम पे नहीं है क्वेश्चन। देखिए इन ए रिएक्शन गिवन एट 2A गिव्स अस P, concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes। 10 मिनट्स का मतलब कुछ टाइम है, डेल्टा टी है। तो अब ये क्वेश्चन एवरेज रेट का है, क्योंकि हमें कुछ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। अगर ये टाइम टी टेंड्स टू 0 किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछता है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो वो इंस्टेंटेनियस से बनाया। अब एवरेज से बनाएंगे क्योंकि हमारा टाइम है, हमने 10 मिनट काम किया है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, एवरेज। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, 2A से P। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। कैसे पता चला था, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन गिवन था। तो एवरेज कैसे निकलता है, -1/2। अब डेल्टा लगेगा, डेल्टा A बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो ये तो आप समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकला। अगर कंफ्यूजन हो तो इस पर प्लस लिख लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स में माइनस लगता है और प्रोडक्ट साइड में प्लस लगता है। अब क्या क्या क्वेश्चन गिवन है और क्या मुझे निकालना है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दिस वन -1/2 डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज। देखिए क्या है, 0.5 से 0.4 गया है, तो फाइनल वन क्या हमारा 0.4 और इनिशियल क्या था 0.5। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना था हमारा 10 मिनट। ध्यान रहे टाइम हमारा यहाँ मिनट में हमने लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए यही रीजन था कि फाइनल वैल्यू कम रहती थी और इनिशियल ज्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से नेगेटिव आता था। इसी नेगेटिव को दूर करने के लिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते थे। चीजें मैं बहुत बार मैंने आपको बता दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.005। ये है हमारा क्या, देख लीजिए मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है हमारा मोल पर लीटर, और टाइम हमने क्या लिया था मिनट में, तो पर मिनट क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो देख लीजिए 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर है, मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम हमने लिया है मिनट में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने वेरियस चीजें सीखी। हमने स्टार्टिंग किया केमिकल काइनेटिक्स का, उसका इंट्रोडक्शन देकर आपको डायमंड ग्रेफाइट से समझाया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है। फिर उनके रेट के बेस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया सारे रिएक्शन को, जो फास्ट वाले थे, स्लो वाले थे, फिर इंटरमीडिएट या मॉडरेट वाले थे। फिर रेट निकालना सिखाया मैंने आपको, रेट में मैंने एवरेज निकालना सिखाया, इंस्टेंटेनियस सिखाया, दोनों के ग्राफिकल अप्रोच बताया और दोनों पे न्यूमेरिकल्स कराया। तो इन सारी चीजों के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो इस लेक्चर में आपके लिए बहुत मेहनत की गई है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट ऐसा कोशिश किया गया कि टॉपिक इसी लेक्चर में खत्म हो जाए ताकि आपके टाइम की बचत हो। तो बहुत मेहनत आप भी कीजिए। कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं जल्द ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।